हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है क्या। तो क्या कहलाती है, यहाँ पर परम शून्य की बात की गई है। अनुपात मापनी हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। और जैसा कि आपको पता होगा कि मापन के जो मुख्य रूप से स्तर है कितने होते हैं, तो मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं। मापन के कितने स्तर होते हैं, तो 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से 4 स्तर हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाब्दिक या नामित, शाब्दिक स्तर या नामित स्तर है। दूसरा स्तर कौन सा है, क्रम सूचक मापनी, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर क्रमिक मापनी हो जाएगा। क्रमिक मापनी, क्रमिक मापनी। और यहाँ पर अंतराल मापनी है, चौथा है अनुपात मापनी। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है डी सही है। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण डैश में होता है, किसमें। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, परा अहम में होता है। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि सिगमंड फ्रायड किससे संबंधित है, तो ये मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक है। कौन है, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगर आपसे मनोविश्लेषण सिद्धांत के संप्रत्यय पूछे जाए कौन कौन से हैं, संप्रत्यय यहाँ पर पहला हो जाएगा इसमें चेतन, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा अर्धचेतन, इसके बाद में यहाँ पर अर्धचेतन हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर अचेतन हो जाएगा, इसके बाद में अचेतन हो जाएगा। और दूसरा पक्ष यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इदम। दूसरा पक्ष है इदम, इसके बाद में अहम है, अहम है, इसके बाद में परा अहम हो जाएगा, परा अहम। मनोविश्लेषण सिद्धांत के 2 पक्ष कौन कौन से हैं, तो पहले पक्ष में आपका चेतन है, अर्धचेतन है, अचेतन है। दूसरे पक्ष में है इदम, अहम, परा अहम है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा है इदम, अहम, परा अहम। देखिए यहाँ पर इदम क्या होता है, इदम, अहम, परा अहम। तो जो इदम होता है ये जन्मजात होता है। इदम क्या होता है, तो जन्मजात होता है। इदम जन्मजात होता है या वंशानुगत होता है, या वंशानुगत होता है। जो अहम होता है, अहम किससे संबंधित होता है, तो यथार्थ जगत से संबंधित होता है, यथार्थ जगत से संबंधित होता है। परा अहम कहें या अत्यहम कहें, किससे संबंधित होता है, तो ये होता है नैतिक मूल्य से संबंधित। किससे संबंधित होता है, तो नैतिक मूल्य से संबंधित होता है। और किससे संबंधित है, तो आत्मा की अंतःकरण की पुकार से संबंधित है। आत्मा की अंतःकरण की पुकार से संबंधित है। क्या आपको पता है कि जो चेतन होता है यह कौन सी अवस्था होती है, तो यह चेतन जो होती है ये जागृत अवस्था होती है। चेतन जागृत अवस्था होती है, जागृत अवस्था होती है। क्या आपको पता है कि अर्धचेतन क्या होती है, तो देखिए जो अर्धचेतन है, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। यानी कि व्यक्ति स्वप्न की अवस्था में होता है, स्वप्न की अवस्था, स्वप्न की अवस्था। अचेतन किससे संबंधित होती है, तो अचेतन की जो अवस्था किससे संबंधित होती है, चेतन सुप्त अवस्था में होती है। जो अचेतन है या चेतन की सुप्त अवस्था में होती है, चेतन की सुप्त अवस्था में होती है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है सिगमंड फ्रायड से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आपने संप्रत्यय पहले देख लिए हैं। संप्रत्यय कितने होते हैं, तो 2 संप्रत्यय हैं। संप्रत्यय कितने हैं, 2 हैं, जिसमें पहले संप्रत्यय में आपने देखा है चेतन है, अर्धचेतन है, अचेतन है।
और दूसरा संप्रत्यय आपने देखा है इदम है, अहम है, परा अहम है, ये सभी किससे संबंधित है? सिगमंड फ्रायड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवादी डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जेबी वॉटसन ने। सी आंसर यहाँ पर आपने देखा है सही है। और जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान को क्या कहा है जेबी वॉटसन ने? जो मनोविज्ञान है ये क्या है? तो व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? तो व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसने कहा है? जेबी वॉटसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका होती है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। देखिए अगर आप सीखने के लिए उत्सुक होते हैं तभी आप सीख पाते हैं। तो तीव्रता जितनी ज्यादा होगी व्यक्ति ना चाहते हुए भी उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो तीव्रता अगर तेज होती है तो यहाँ पर ध्यान आकर्षित जल्दी होता है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। प्रेरणा जो होती है इससे छात्र में रुचि उत्पन्न होती है। और आपको पता होगा कि जो प्रेरणा कहे या इसको अभिप्रेरणा कहे, प्रेरणा कहे या इसको अभिप्रेरणा कहे, एक ही बात है। तो जो अभिप्रेरणा होती है ये इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। पहला यहाँ पर हो जाएगा आंतरिक, पहला है आंतरिक। दूसरा यहाँ पर बाह्य हो जाएगा। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है? तो यह आपके शरीर और मस्तिष्क से संबंधित होती है। यह आपके शरीर व मस्तिष्क से संबंधित होता है। और इसमें वाह्य में क्या हो जाएगा? वाह्य का मतलब क्या है? वाह्य का मतलब है आप दंड के माध्यम से सीखते हैं। आपको अगर पुरस्कार दे दिया जाए, अगर आपसे बोला जाए कि ये कार्य आप कर दीजिए या आप इस कार्य को कर सकते हैं या आप इस कार्य को करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, तो ये आपका वाह्य हो जाएगा। जो आपको दूसरे के हाथों से प्राप्त हो या दूसरे से प्राप्त हो तो यहाँ पर आपका वाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। या आप कहीं पर भी पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो ये आपका वाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। अगर आप किसी का सहयोग करते हैं या सहयोग लेते हैं तो ये भी आपका बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रायड के अनुसार, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहा गया है? विस्मरण। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। विस्मरण का अर्थ क्या है? किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। और ये क्वेश्चन पेपर आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्तावित किया गया है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। क्या आपको पता है कि जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है या गेस्टाल्ट सिद्धांत है किससे संबंधित है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या यहाँ पर सूझ का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी से, ठीक है, किससे संबंधित है? तो गेस्टाल्टवादी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेस्टाल्टवादी से संबंधित है। गेस्टाल्टवादी ने किस पर प्रयोग किया है? किस पर प्रयोग किया है? वन मानुष पर प्रयोग किया है। वन मानुष पर प्रयोग किया है। और
ये जो वन मानुस है ये कौन था? तो चिंपैंजी था, चिंपैंजी था। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सुल्तान के नाम से जाना जाता है, सुल्तान के नाम से जाना जाता है, सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। आंतरिक दशा क्या होती है? रुचि होती है। आंतरिक दशा क्या होती है? रुचि होती है। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। रुचि के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको पता है कि रुचि एक तो आपकी जन्मजात होती है, रुचि जन्मजात होती है, और दूसरी यहाँ पर क्या हो जाएगी कि आप स्वयं अर्जित करते हैं, तो अर्जित रुचि भी हो जाएगी, जन्मजात व अर्जित हो जाएगी। जो जन्मजात होती है ये किस पर आधारित होती है? तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है। अर्जित रुचि क्या होती है? अर्जित का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक है, अर्जित का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी का यूपी टेट क्लियर हो गया है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों बहुत पेपर क्लियर हो गए हैं, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका पेपर क्लियर नहीं हुआ है, तब आप क्या करते हैं कि उसका हो गया है तो आप भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे, जिस बुक से उसने पढ़ा है उसी बुक से आप पढ़ेंगे, वैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी यूपी टेट निकल जाएगा। तो ये आपकी अर्जित रुचि हो जाएगी। यहाँ पर आपने देखा है सी आंसर सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ध्यान केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है ये क्या होती है? रुचि होती है। किसी कार्य को अगर करने में आपका मन लग रहा है तो ये आपकी रुचि है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह कार्य अधिक ध्यान लगाकर करता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इस टाइम में यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो बहुत रुचि लगाकर पढ़ रहे होंगे और आपको इसमें आनंद या इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, तो जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। किसी कार्य को अगर आप लोग कर रहे हैं उसमें आपका मन लग रहा है तो इससे आप आनंदित होते हैं, उस कार्य को और ज्यादा करते हैं या बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आंसर आपने देखा है सी सही है। नेक्स्ट है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है क्या? आपने एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित किया है, दूसरी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आप उस ज्ञान को वहां पर प्रयोग कर रहे हैं जो आपने पहले सीखा है, तो सीखने में स्थानांतरण हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरी विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक होता है या घातक होता है, तो इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं या अंतरण कहते हैं। या तो वो सहायक है या वो घातक है, तो इसको क्या कहेंगे कि स्थानांतरण हो रहा है। नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या? तो व्यवहार में परिवर्तन जो आपका है ये सीखना कहलाता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा है कि जो प्रेरणा है ये दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी आंतरिक होती है और दूसरा आपकी बाह्य है। पहला क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा। स्मृति क्या है? तो देखिए जो आपकी स्मृति है ये किससे संबंधित है? तो यह एक मानसिक क्रिया होती है। स्मृति क्या होती है? तो मानसिक क्रिया होती है, मानसिक क्रिया होती है। स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं? चीजों को जल्दी या शीघ्र याद कर लेना, अनावश्यक बातों को भूल जाना या किसी भी वस्तु को पुनः स्मरण कर लेना, तो ये किससे संबंधित होगा? स्मृति से। नेक्स्ट है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, स्तंभाकृति। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? सभी को पता है किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो जैसा कि आपको पता है किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। 11 से 12 वर्ष प्लस की अवस्था मानी जाती है। क्या आपको पता है कि स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि यह संघर्ष की अवस्था होती है, संघर्ष की अवस्था है।
तनाव की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, और तूफान की अवस्था है, तूफान की अवस्था है। इसमें बालक विरोध भी करता है, तो यह विरोध की भी अवस्था बताई गई है, विरोध की अवस्था। जो किशोरावस्था है, कौन सी अवस्था है? तो संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। कि आपने देखा होगा किशोरावस्था के जो बालक होते हैं, अगर उनसे कुछ कह दिया जाए तो उसका वो विरोध करने लगते हैं। नेक्स्ट है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? जो छोटे बच्चे की यहाँ पर बात की गई है, तो यह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। जो शैशवावस्था होती है, इसको निर्माण काल कहा जाता है और सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। जो छोटे बालक होते हैं, ये बहुत जल्दी चीजें सीखते हैं। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे उसका रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना, ये किससे संबंधित होती है? तो ये मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर? वन मानुष पर किया था, और नाम क्या था? किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था। नाम क्या था? तो यहाँ पर सुल्तान नाम था। वन मानुष कौन था? तो सुल्तान था। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कोहलर है, इन्होंने अपनी पुस्तक कब प्रस्तुत की है? 1925 ईस्वी में प्रस्तुत की है। पुस्तक का नाम है मेंटेलिटी ऑफ ओप्स, और ये कब प्रस्तुत की गई है? 1925 में। नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। तो सृजनशीलता यहाँ पर पहला आंसर आपका सही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन पेपर आपका 2016 का है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।